अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। अब आज के इस लेक्चर से हम मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो स्टडी करने वाले हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है 17 साल का एक नौजवान मिलिट्री लीडर है और इसका ताल्लुक खिलाफत बनु उमैया से है। अब इसकी जो शख्सियत है तारीख में कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इस तरह से कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई है, इन डेप्थ तारीख को पढ़ा हुआ है, वो हमारे स्टेट नैरेटिव से इख्तलाफ करते हैं। स्टेट नैरेटिव क्या है? स्टेट हमारी रियासत का नैरेटिव ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहला पाकिस्तानी था, वो पहला पाकिस्तानी सिटीजन जो है इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में अराइवल से समझा ये जाता है कि इस्लाम इस खित्ते में फैला है, बल्कि इस्लाम इस खित्ते में आया है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन से इस्लाम इस खित्ते में फैला है, लेकिन इस्लाम इस खित्ते में पहले से मौजूद था और मुसलमान इस खित्ते में पहले से आबाद थे। लेकिन मुसलमानों की हुकूमतों का सिलसिला, ये जो मुस्लिम पीरियड हम जिसको कह रहे हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होता है। अब मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से कुछ चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम फिर इसकी इन्वेजन को और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो खिलाफत बनु उमैया का एक मिलिट्री लीडर है और इसका जो कैपिटल है वो दमिश्क में है। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम को सिंध को फतह करने के लिए भेजा जाता है, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। अब उसमें कितनी सदाकत है ये जो है उस वक्त के लोग बेहतर बता सकते हैं। तारीख हमेशा उसके अंदर दो पहलू होते हैं। एक पहलू अगर फॉर एग्जांपल एक ओपिनियन पे एग्री कर रहा है तो दूसरा उस पर डिसएग्री कर रहा होगा। आपने एक जो है वो कहानी सुनी होगी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक लड़की की फरियाद पे हजाज बिन यूसुफ की तरफ से भेजा गया था। उस कहानी को भी हम डिस्कस करेंगे और उस कहानी को बैक किया जाता है एक किताब चचनामा की तरफ से, और वो चचनामा किताब जो है वो किस लेवल पे कंट्रोवर्शियल है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हमारी जो स्टोरी है उसके थ्रू हम इस टॉपिक को समझ भी जाएं और एग्जाम रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम प्रिपेयर भी हो जाएं। तो अब ये खिलाफत बनु उमैया है जो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक फैली हुई है। इसकी ईस्टर्न साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंध। अब सिंध जो है ये क्योंकि एक ऐसी धरती है जो रिसोर्सेज से माला माल है, तो ये हमेशा से जो खिलाफत बनु उमैया के हुक्मरान रहे हैं उनकी कोशिश थी कि इसको फतह किया जाए। लेकिन क्योंकि इसका फासला बहुत ज़्यादा था, प्लस इससे दूरी होने की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी की वजह से सिंध पर जो 14 छोटे छोटे हमले किए जाते हैं वो नाकाम रहते हैं। इन 14 में से कोई भी ऐसी बड़ी इन्वेजन नहीं है जिस लेवल की इन्वेजन और प्रिपरेशन मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जो है वो फौज के साथ हजाज बिन यूसुफ के सुपरविजन में की थी। ये 14 उस लेवल के हमले नहीं है, ये छोटे छोटी जो है वो कोशिशें हैं जो सरहदी झड़पों तक महदूद हैं। तो अब कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये आप एक रियासत देख रहे हैं जो तारीख के अंदर क्रेडिबल मानी जाती है। हम उस स्टोरी को जो है वो पढ़ रहे हैं। तो ये श्रीलंका की रियासत है। अब इस रियासत की तरफ से कुछ बहरी जहाज मुख्तलिफ तोहफे, तहाइफ और जो है साजो सामान लेके खिलाफत बनु उमैया के मरकज दमिश्क की तरफ आ रहे होते हैं और इस साजो सामान के साथ कुछ मुसलमान भी होते हैं जो उन जो है कश्तियों पर सवार होते हैं। और तारीख हमें ये बताती है कि सिंध का ये जो इलाका है दीबल, ये जो है मौजूदा कराची के करीब का इलाका है और ये साहिली पट्टी है। तो दीबल पर कुछ समुद्री लुटेरे उन जहाज़ों को लूट लेते हैं। अब जब उन जहाज़ों को वो लूटते हैं तो उस साजो सामान के साथ उस जहाज़ में मौजूद जो मुसलमान होते हैं उनको भी कैदी कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब कहा यह जाता है, तारीख हमें ये बताती है कि उस जहाज़ में मौजूद एक औरत होती है जिसका नाम नाहीद बताया जाता है। वो ये सदा लगाती है इराक के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ का नाम लेते हुए, वो कहती है कि ए हजाज मुझे बचा। तो अब कहा यह जाता है कि ये सदा हजाज बिन यूसुफ तक पहुंचती है और वो जो है वो एक ख़त के ज़रिए जो यहाँ पर सिंध का हुक्मरान है राजा दाहिर, उससे राब्ता करता है और कहता है कि हमारे जो मुसलमान मुसाफिर और जो तोहफे तहाइफ लूटे गए हैं दीबल के मकाम पर आपकी रियासत के कुछ लुटेरों की तरफ से, वो वापस कर दिए जाएं। जवाबन जो ख़त जो है राजा दाहिर की तरफ से भेजा जाता है, उस ख़त में ये कहा जाता है कि वो क्योंकि समुद्री लुटेरे हैं उन पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर हजाज बिन यूसुफ जो है वो सख्त गुस्से में आ जाता है और एक
तैयारी स्टार्ट करता है सिंध को फतह करने की। अब ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के दो पहलू हैं। कुछ इस कहानी से एग्री करते हैं, कुछ इस कहानी से डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करने वाले ये कहते हैं कि अगर ये हमला जो है उन मुसलमान लोगों को बचाने के लिए किया गया था तो तारीख हजाज बिन यूसुफ को एक नरम दिल इंसान के तौर पे कोट नहीं करती, बल्कि तारीख उसको एक जालिम हुक्मरान के तौर पे प्रोपेगेट करती है, जिसने मक्का मुकरमा पर भी हमला किया था और जिसने अपने इलाके में अपनी हुकूमत में जो है वो लोगों पर कई जुल्म ढाए, और ना सिर्फ गैर मुस्लिमों पर बल्कि मुसलमानों पर भी। तो इसको एक विलन के तौर पे देखा जाता है तारीख के अंदर। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आता है कि एक ऐसा इंसान जिसके दिल में किसी किस्म की नरमी नहीं है, वो कैसे किसी औरत या मुसलमान की सदा पर सिंध के ऊपर आता है। और अगर ये हमला इस वजह से किया जाता है तो इससे पहले जो 14 हमले किए जाते हैं वो किस लिए किए गए थे? इससे पहले इसकी एक जो है रंजिश सिंध के साथ ये भी थी कि इसको दो जो है कमांडर बहुत अजीज थे, उनमें एक का नाम उबैदुल्ला था और दूसरे का नाम बुदैल था। तो उन दोनों को सिंध की जो है वो लोगों की तरफ से, उसकी हुकूमत की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है जब वो हमला करते हैं सिंध पर। तो कहानी का दूसरा रुख हमें यह भी बताता है कि सिंध पर हमले की वजह मुसलमान कैदियों की रिहाई के बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी थी। बहरहाल उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि जब हजाज बिन यूसुफ को राजा दाहिर की तरफ से यह खत मौसूल होता है जिसमें वो कहता है कि वो समुद्री लुटेरों से मुसलमान कैदियों को और जो माल लूटा गया है उसको रिहा नहीं करवा सकता, तो हजाज बिन यूसुफ गुस्से में अपने 17 साल के दामाद और भतीजे की सुपरविजन में एक पूरी फोर्स तैयार करता है जिसका मकसद ये होता है कि सिंध को फतह करना है। अब ये फोर्स मोहम्मद बिन कासिम के सुपरविजन में पहले 14 हमलों की तरह तैयारी नहीं करती, बल्कि बड़े एडवांस लेवल पे तैयारी की जाती है। इनके साथ समंदर से कुछ कैटअपल्स भी आते हैं जिनका मकसद जो है महलों की दीवारों को तोड़ना होता है। जो दीबल का महल जो है वो शहर है और उस किले के अंदर दाखिल होना होता है, उसको फतह करना होता है। इसके साथ साथ इनके साथ जदीद साजो सामान होता है और कहा यह जाता है कि इनके साथ जो है वो मनों में रुई थी जो सिरके में भिगोई हुई थी, ताकि ये जो फौज है जब हिंदुस्तान में पहुंचे, जब सिंध में पहुंचे तो वहां की खुराक खाने की वजह से इनका पेट ना खराब हो। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर तैयारी की गई और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया और हजाज बिन यूसुफ इस हमले में किसी भी सूरत अपनी हार जो है वो नहीं चाहता था। अब इस कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हुए अगर आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए लर्न पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होने वाले कोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। इस कोर्स पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मजीद इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम जो है दीबल के मकाम पर पहुंच जाता है। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम दीबल के मकाम पर पहुंच जाता है और दीबल पर 2 हमले किए जाते हैं, लेकिन ये दीबल का किला जो है उन 2 हमलों के बाद फतह नहीं किया जा सकता। चर्चनामा में ये लिखा गया है कि इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस दीबल के शहर के अंदर एक मंदिर था जिस पर एक झंडा था और कहा यह जाता है कि उस झंडे और उस मंदिर की कोई ऐसी जादुई ताकत थी जिसकी वजह से महल को, किले को फतह करना इम्पॉसिबल था। तो मोहम्मद बिन कासिम तक जब ये बात पहुंचती है तो वो ये समझ जाता है कि ये जो जंग है ये मिलिट्री लेवल से बढ़ के उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल भी है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है एक स्ट्रेटजी बनाता है और उस स्ट्रेटजी के बाद उस झंडे को तोड़ देता है, गिरा देता है। तो जैसे ही उस झंडे को वो गिराता है तो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो है दीबल घुटने टेक देता है और मोहम्मद बिन कासिम अपनी तीसरी अटेम्प्ट में दीबल को फतह कर लेता है। अब जैसे ही 712 में पहली जो फतह मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हासिल करता है तो इसके चर्चे इस लेवल पे जाते हैं कि सबसे पहले दीबल के बाद वो निरून कोट जो मौजूदा हैदराबाद है उसको भी बगैर जंग किए फतह कर लेता है, क्योंकि निरून कोट की जो ताकत है, जो हुकूमत है, वो इसके सामने सरेंडर कर देती है। अब इस सरेंडर की एक वजह यह भी है कि राजा दाहिर के जो वालिद थे, जो राजा चच थे, उन्होंने बुद्धिस्ट हुक्मरानों से जो है राय डायनेस्टी जो है उनसे हुकूमत छीनी होती है और वो बुद्धिस्ट जो है वो राजा दाहिर से सख्त नफरत करते हैं। तो वो उस चीज़ का बदला लेते हैं कि एक अरब इन्वेडर आता है तो वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं ताकि राजा दाहिर जो है वो कमज़ोर हो जाए। निरून कोट के बाद ब्राह्मणाबाद और सेवन जो है ये भी फतह कर लिए जाते हैं और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरोड़ की तरफ बढ़ता है। अरोड़ का ये किला, अरोड़ का ये मकाम जो है सिंध का कैपिटल भी था और दरियाए सिंध
सिंध की ईस्टर्न साइड पे था। अब मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में ही अरोड़ के मकाम पर पहुंच जाता है और अरोड़ के मकाम पर इसका मुकाबला होता है राजा दाहिर से। राजा दाहिर जो है एक हाथी पर सवार होता है और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज घोड़ों पर सवार होती है। उन घोड़ों ने कभी हाथियों की फ़ौज का मुकाबला नहीं किया होता और यही हाथी जो है राजा दाहिर का फ़ख्र और गुरूर होते हैं। बहरहाल जब ये लड़ाई होती है तो लड़ाई के नतीजे में, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राजा दाहिर मारा जाता है। और जैसे ही राजा दाहिर मारा जाता है तो सिंध जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया जाता है, क्योंकि उस डायनेस्टी का जो राजा है उसकी मौत से ये पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब दो नाम आपके लिए याद रखना ज़रूरी हैं, एक है जी रानी बाई और एक है जी लाडी बाई। अच्छा, अब ये जो लाडी बाई है ये बेसिकली राजा दाहिर की बहन भी थी। राजा दाहिर को किसी नजूमी ने कहा था कि अगर कोई इस लाडी बाई से जो शादी करेगा वो सिंध का हुक्मरान बनेगा। तो राजा दाहिर ने हिंदू कल्चर को, हिंदू रिलीजन को तोड़ते हुए लाडी बाई से शादी कर ली थी। तो ये इसकी बहन भी थी। ये जो शादी थी ये एक रसूमाती शादी थी। बाद में ये जो लाडी बाई है, तारीख ये लिखती है कि मोहम्मद बिन कासिम की शादी जो है इस लाडी बाई से होती है। अब अरोड़ पर राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अरोड़ से आगे मुल्तान की तरफ बढ़ता है, जिसको हाउस ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। मुल्तान काफ़ी रेजिस्टेंस करता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस के बाद जब मुल्तान का पानी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से बंद किया जाता है तो मुल्तान भी सरेंडर कर देता है और इस तरीके से सिंध को मुकम्मल तौर पर जो है मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से फतह कर लिया जाता है। अब ये हमारी ब्रीफ स्टोरी थी। अब हम एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम वाज अ यंग अरब जनरल ऑफ द उमैयाद कैलिफेट। उसके बाद ही वाज बोर्न इन ताइफ। अब ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो जाए पैदाइश है उसका होम टाउन ताइफ है, जो कि मौजूदा सऊदी अरेबिया के अंदर है। ही बिलोंग टू सकफी ट्राइब। अब सकफी ट्राइब, तो इसका जो ताल्लुक है वो सकफी कबीले से है। ये सवाल भी आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ हजाज बिन यूसुफ। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। हजाज बिन यूसुफ वाज द पावरफुल गवर्नर ऑफ इराक अंडर द उमैयाज। तो बनु उमैया की खिलाफत में इराक का गवर्नर कौन था? हजाज बिन यूसुफ था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ सिंध एक्सपीडिशन। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है एज अ कमांडर अपॉइंट हुआ था। उसके बाद ही वाज ओनली अबाउट 17 इयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ कैंपेन। तो इसकी उम्र जो है 17 साल थी जब इसने सिंध को फतह किया था। द इमीडिएट कॉज ऑफ द इन्वेजन वाज द अटैक ऑफ अरब शिप्स नियर द कोस्ट ऑफ सिंध। तो इस हमले की वजह जो तारीख हमें बताती है वो यही है कि जब सिंध के मकाम पर, दीबल के मकाम पर जहाज़ों को लूटा गया तो उसकी वजह से ये हमला किया गया था। दीज शिप्स वर कैरिंग मुस्लिम वुमेन्स एंड गिफ्ट फॉर श्रीलंका टू इराक। पायरेट्स नियर दीबल लूटेड द शिप्स एंड कैप्चर्ड द पैसेंजर्स। हजाज बिन यूसुफ डिमांडेड बैक द प्रिजनर्स फ्रॉम राजा दाहिर। राजा दाहिर refused to take responsibility for the incident. This refusal led Hajjaj bin Yusuf to send an army to Sindh. Muhammad bin Qasim started his campaign in 1711 AD. जो स्टार्ट के हवाले से डेट पूछी जाए तो 711 और जब दीबल पर हमले की बात की जाए तो 712 AD। उसके बाद ही यूज्ड कैटापुल्ट्स टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ दीबल। तो दीबल के लिए जो है जो बहरी रास्ते से कैटापुल्ट्स आए थे उनको इस्तेमाल किया गया था। आफ्टर दीबल ही कैप्चर्ड नेरून कोट, मॉडर्न डे हैदराबाद रीजन। He then advanced towards Sevan and captured it successfully. The decisive battle was fought at Auror against राजा दाहिर। तो राजा दाहिर के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राजा दाहिर के साथ जो जंग लड़ी गई थी वो अरोड़ के मकाम पर या अलोर के मकाम पर लड़ी गई थी, जिसको बैटल ऑफ अरोड़ कहा जाता है, बैटल ऑफ अरोड़ कहा जाता है। उसके बाद आफ्टर डिफीटिंग दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम कैप्चर्ड ब्राह्मणाबाद। इसका मौजूदा नाम, प्रेजेंट नेम आपने सर्च कर लेना है, इससे आपको ये याद रहेगा। ही लेटर कॉन्क्वर्ड मुल्तान विच वाज नोन एज सिटी ऑफ गोल्ड। तो उसके बाद इसने मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान पर सबसे आखिर में हमला किया गया, सिटी ऑफ गोल्ड उसको कहा जाता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान कंप्लीटेड द अरब कंट्रोल ओवर सिंध। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वाज रिकॉल्ड टू इराक आफ्टर पॉलिटिकल चेंजेस इन द उमैयाद खिलाफत। द न्यू खलीफा वाज सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध की तरफ 711 में भेजा गया तो उस वक्त खिलाफत बनु उमैया में खलीफा कौन था? तो वलीद बिन अब्दुल मलिक
वलीद बिन अब्दुल मलिक का नाम आपको याद होना चाहिए। ये किसका बेटा है? ये जी मरवान का बेटा है। तो सन ऑफ मरवान वलीद बिन अब्दुल मलिक उस वक्त जो है खलीफा था जब भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ। और वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो गवर्नर है वो कौन था? हजाज बिन यूसुफ था इराक का, जिसका ये फैमिली मेंबर होता है, जिसकी वजह से इसको सिंध की तरफ भेजा जाता है। अब जो वलीद का भाई है, वलीद का भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है, ये वलीद के साथ और इसकी पॉलिसीज के साथ इंतहाई इख्तलाफ रखता था। तो जैसे ही वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत होती है 715 के अंदर, तो उसके बाद ये जितने भी इसके जनरल्स होते हैं, इसकी तरफ से पॉलिसीज बनाई होती हैं, उनको ख़त्म कर देता है। तो इसका जो है एक इख्तलाफ हजाज बिन यूसुफ के साथ भी होता है। लेकिन हजाज बिन यूसुफ की जो मौत है वो 714 एडी में हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 714 एडी में जब उसकी मौत हो जाती है तो ये बदला सुलेमान जो है मोहम्मद बिन कासिम से लेता है, उसको वापस बुला लेता है। तो अब यहाँ दो फैक्ट्स आपको बताऊं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में मोहम्मद बिन कासिम जो है उसको सजा सुनाई जाती है और जेल में उसकी मौत हो जाती है। एक दूसरा नैरेटिव भी है, लेकिन ज़्यादा जो है आपने इसको क्रेडिबल समझना है और स्टोरी में इसी को ऐड करना है। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर हुकूमत में जब वो खलीफा बनता है तो मोहम्मद बिन कासिम को सजा सुनाई जाती है, जेल में उसकी मौत हो जाती है। और किसके दौर में इसको सिंध पर भेजा जाता है? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में भेजा जाता है। और वलीद बिन अब्दुल मलिक और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक किसके बेटे हैं? मरवान के बेटे हैं। अच्छा, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा कि उस वक्त जो है इसकी उम्र 17 साल का था, ये सिंध पर गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 साल के करीब इसकी उम्र होगी। मुख्तलिफ रेफरेंसेज आपको और कुछ बताएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20 साल इसकी उम्र होगी। अच्छा, अब ये सारा टॉपिक डिस्कस करने के बाद, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे मोहम्मद बिन कासिम और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की स्टोरी डिस्कस करने के बाद, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद, आपकी असेसमेंट के लिए हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि एमसीक्यूज के जो मैंने लास्ट लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको दिया था, वो बच्चे कह रहे थे कि उसके आंसर्स जो है आप नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस का पर्पस है कि आपकी असेसमेंट हो, ये लेक्चर कितना बेहतर तरीके से सुना गया है इस चीज के बारे में अंदाजा हो। और इन सब के आंसर्स आपने कमेंट्स में बताने हैं, चाहे आपका कोई गलत आंसर भी है आपने बताना है, ताकि आइडिया हो सके कि बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं और क्या उनकी जो है प्रिपरेशन ठीक चल रही है, क्या उन्होंने टॉपिक अंडरस्टैंड किया या नहीं। और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर हो रहे हैं यही इस टॉपिक में से जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सिटी इज हेल्ड एज द कैपिटल ऑफ उमैयाद डायनेस्टी। ऑप्शंस आप रीड करके करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक किस डायनेस्टी से है, इसका भी दुरुस्त आंसर आपने जो है वो मार्क करके कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध, इसको भी हमने डिस्कस किया। ऑप्शंस को रीड आउट करें, करेक्ट आंसर जो है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। चचनामा, अ फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिंध वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो चचनामा बेसिकली पर्शियन के अंदर जो है लिखी गई है। चचनामा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चचनामा जो है सन 1212 के अंदर ट्रांसलेट हुई है और ये जो वाकया है ये 712 का है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 500 साल बाद ये तारीख लिखी जा रही है। और इस 500 साल के दरमियान कोई मुस्तनद तारीख की किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस किताब की बाइस्ड होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये जो किताब है ये एक अरेबिक टेक्स्ट की ट्रांसलेशन है। और वो अरेबिक टेक्स्ट किसने लिखा था ये किसी को मालूम नहीं। सकफी कबीले के एक इंसान से, एक पर्सन से रिसर्च के दौरान अली नाम के एक शख्स को ये किताब मिलती है जो इसको पर्शियन में ट्रांसलेट कर देता है। तो 500 साल बाद एक टेक्स्ट हमें मिलता है जो सकफी कबीले से मिलता है, जिस कबीले से मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक है। यानी कि ये कहानी मोहम्मद बिन कासिम की आल औलाद की जुबानी है और इससे क्रेडिबल रिसोर्स हिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि बैटल फॉट बिटवीन राजा दाहिर एंड मोहम्मद बिन कासिम ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान जो जंग लड़ी गई है उसका क्या नाम है। व्हेन डिड बैटल ऑफ अरोड टुक प्लेस, उसके बाद आपने बताना है कि बैटल ऑफ अरोड कब हुई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ, हजाज बिन यूसुफ जो है किसका गवर्नर था। हु वाज द रूलर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वर्ड सिंध। ये अभी हमने डिस्कस किया है, आपने राइट आंसर मार्क करना है। उसके बाद व्हेन डिड हजाज बिन यूसुफ वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इराक। अब अगर इस फैक्ट के बारे में आप नहीं जानते तो इसको सर्च कर लीजिए, सर्च करने के बाद जो है ऑप्शन मार्क कीजिए। सिंध इज ऑल्सो नोन एज, तो सिंध जो है उसको
बाबुल इस्लाम कहा जाता है। बाबुल इस्लाम क्योंकि इस्लाम सिंध के ज़रिए साउथ पंजाब में बरसगीर पाक व हिंद में दाखिल हुआ था, ये जो है वो समझा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक को डिस्कस किया है, इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ और ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेके आया है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, और इन केस आप FIA को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी के लिए लर्नअप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठ के हमारे कोर्स के सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं और इस कोर्स पर हम 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बाकी अगर आप इस चैनल से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये चैनल, हमारी पूरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।